एक कहावत आप सभी लोगों ने हमेशा सुनी होगी कि मोहब्बत अंधी होती है। प्यार में इंसान को सही गलत का कुछ पता नहीं होता। प्यार में इंसान अंधा हो जाता है, या सही कहूं तो इंसान बावला हो जाता है। प्यार हम सभी लोग करते हैं। माँ बाप के प्यार की बात करूं या फिर बड़े होने के बाद में लड़का या लड़की से प्यार हम सभी लोग करते हैं। किसी ना किसी को हम यहाँ पे जीवन साथी बनाते हैं और कुछ मोहब्बतें जो होती हैं वो हमेशा अधूरी ही रह जाती हैं। लेकिन प्यार ये हम सभी लोग करते हैं। बहुत से एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं। हीर रांझा, लैला मजनू, श्री फरहाद, इनके एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं कि इन लोगों ने मोहब्बत को अमर कर दिया। मोहब्बत में इंसान किसी भी हद तक गुजर जाता है। जब भी आपने देखा होगा कि जवान लड़के या लड़कियां मोहब्बत की बातें करते हैं तो वो कहते हैं हम तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाएंगे, या दुनिया से लड़ जाएंगे, या मरने के बाद भी तुम्हें बेतहाशा बेइंतहा मोहब्बत करेंगे। ये बातें तो कहने की हैं, लेकिन क्या हो अगर इनमें से एक भी बात सच हो जाए। मेरा इशारा मरने की बाद की मोहब्बत से है। क्या हो कि एक आशिक इतना दीवाना हो जाए, एक इंसान इतना पागल हो जाए कि मरने के बाद में भी वो उस इंसान का पीछा ना छोड़े। तब क्या होगा? ये बातें कहने में और सुनने में तो अच्छी लगती हैं कि तुम जो कह दो तो चांद तारे भी तोड़ लाऊंगा मैं। लेकिन क्या हो कि सच में कोई आशिक इतना दीवाना हो जाए कि वो किसी इंसान की जिंदगी यहाँ पे पूरी तरह से बर्बाद कर दे। कितना हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि लोग शादी की रस्मों के वक्त पर 7 फेरे लेते हैं, 7 अलग अलग किस्म के वादे करते हैं। चाहे किसी भी हिसाब की मैरिज हो, चाहे इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, हिंदुइज्म हो, सिखिज्म हो, इधर हमेशा जो होता है बहुत ही अच्छे से शादियों को सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन शादियों के बाद में कई लोगों की यहाँ पर मौत भी हो जाती है। लेकिन कोई भी इधर मरने के बाद किसी के पीछे नहीं पड़ता। लेकिन आज की कहानी काफी अलग है, जहां पर एक इंसान मरने के बाद में भी अपनी प्रेमिका से जुड़ा रहा। तो क्या है पूरा का पूरा किस्सा, मैं आपको बता देता हूं। तो ये जो इंसिडेंट घटा था, ये घटा था निधि की लाइफ में, और ऋषभ ने इसको होते हुए देखा था, और ऋषभ ने ही इसको बेसिकली यहां पर शेयर किया है। ऋषभ बेसिकली इधर निधि और श्रेयस के म्यूचुअल फ्रेंड थे, तो उन्होंने इस इंसिडेंट को होते हुए देखा है। और पूरा इंसिडेंट क्या है मैं आपको बता देता हूं फटाफट। तो कहानी की शुरुआत होती है निधि से। निधि कॉलेज में पढ़ती थी और श्रेयस भी उसी कॉलेज में उसी क्लास में था। इसी के साथ साथ जो ऋषभ था वो भी उसी क्लास में था। तीनों अनजान थे, तीनों एक दूसरे को नहीं जानते थे। लेकिन वक्त इस तरीके से करवट लेता है कि ये लोग जो होते हैं 2-3 महीने के अंदर अंदर ही एक दूसरे को जानना शुरू कर देते हैं। इधर जो ऋषभ थे उनका कहीं ना कहीं क्रश था निधि के ऊपर, और वो निधि को अपने दिल की बात बताने से कतराते थे कि अगर मैं अपने दिल की बात निधि को बताऊंगा तो निधि कहीं बुरा ना माने। लेकिन इधर जो श्रेयस थे उनकी नेचर काफी अलग थी। श्रेयस जो थे वो खुली सोच के इंसान थे और वो अपने दिल की बातों को दिल में नहीं रखते थे। निधि जो थी वो थोड़ी रिजर्व काइंड की लड़की थी और वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया करती थी। निधि, ऋषभ और श्रेयस, इन तीनों की जिंदगी अच्छी खासी चल रही थी। इधर एक दिन श्रेयस निधि को प्रपोज करते हैं और कहते हैं मैं तुम्हें काफी पसंद करता हूं, तो क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? और दोस्त से उनका मतलब इधर गर्लफ्रेंड से था। निधि भी कहीं ना कहीं इधर श्रेयस को पसंद करती थी। वो उनका प्रपोजल एक्सेप्ट करती है, और इधर जो ऋषभ थे उनका दिल कहीं ना कहीं इधर टूट गया था। फिर भी उन्होंने अपने आप को कंसोल किया और सोचा कि कोई बात नहीं, दोस्ती में ऐसा चलता ही है और इस चीज़ को मैं जाने देता हूँ। उन्होंने इस चीज़ को जाने दिया। बात काफ़ी सही चल रही थी। निधि और श्रेयस की जो दोस्ती थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो चुकी थी। कॉलेज भी खत्म होने की कगार पे आ गया था। उनकी प्लेसमेंट भी हो गई थी और एक अच्छी कंपनी में उनकी जॉब लग गई थी। घर वाले भी खुश थे निधि के एज वेल एज श्रेयस के, और कहीं से लेकर कहीं तक कोई दिक्कत नहीं थी। एक दिन इधर जो श्रेयस होते हैं वो निधि को शादी के लिए बोलते हैं और निधि से कहते हैं कि हम लोग शादी कर लेते हैं। 3-4 साल से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, तो अब हमें एक स्टेप आगे जाना चाहिए। निधि ने कहा बिल्कुल, और वो भी इस चीज़ के फेवर में ही थी, तो उन्होंने कहा ठीक है, जैसा तुम्हें मुनासिब लगे वैसा तुम करो। तो इधर जो थी निधि, उन्होंने अपने पेरेंट्स से बात करी और कहा कि मैं जो हूँ ऐसे ऐसे एक लड़के को पसंद करती हूँ, उससे शादी करना चाहती हूँ। निधि के पेरेंट्स जो थे वो काफी रिजर्व्ड थे और उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। साफ लफ्जों में उन्होंने कहा नहीं, तुम उसी लड़के से शादी करोगी, उसी लड़के के गले में वरमाला डालोगी
जिसको हम चूज करेंगे। और इसी के साथ साथ जो श्रेयस के पेरेंट्स थे वो कहीं ना कहीं शुरुआत में तो मना ही करते हैं श्रेयस को कि तुम्हें हमारी पसंद की लड़की से ही शादी करनी चाहिए, बट जब थोड़ा सा वक्त यहाँ पर बीतता है तो वो कन्विंस हो जाते हैं और सोचते हैं कि कोई बात नहीं, हमारे लड़के की जिस चीज में खुशी हो हमारी भी उसी में खुशी। श्रेयस के पेरेंट्स जो थे वो इधर एग्री कर चुके थे कि कोई बात नहीं, तुम्हें जिससे शादी करनी है कर लो। लेकिन प्रॉब्लम जो थी वो निधि की तरफ से आ रही थी। निधि ने साफ कह दिया कि देखो श्रेयस, मेरे पेरेंट्स मना कर रहे हैं, मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ, मुझे अब ये नहीं पता कि मैं उन्हें कन्विंस कैसे करूँ, क्योंकि उन्होंने अगर एक बार कोई फैसला कर लिया तो वो हो गया और इस चीज को बदला नहीं जा सकता। इस वक्त पर एक मूवी रिलीज हुई थी जिसका नाम था आशिकी 2 और उसका एक गाना तुम ही हो बहुत फेमस था। तो श्रेयस हमेशा एक लाइन गाया करता था, हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, तेरे बिना वजूद क्या, और निधि बाकी की लाइंस को कंप्लीट करती थी। ये लोग काफी खुश थे और इनकी शादी नहीं हो पा रही थी। एक दिन श्रेयस निधि को कहता है कि हम लोग भाग करके शादी कर लेते हैं, कभी ना कभी तो पेरेंट्स को हमारी बात माननी ही पड़ेगी। निधि शुरुआत में तो मना करती है लेकिन बाद में वो भी कन्विंस हो जाती है और कहती है ठीक है, हम लोग इधर भागकर शादी कर लेंगे। चोरी छुपे उनकी शादी हो चुकी थी और इधर दोनों ने ये डिसाइड किया कि कुछ वक्त के बाद में इधर निधि के पेरेंट्स को इसके बारे में बताया जाएगा। श्रेयस के पेरेंट्स को भी कोई भनक नहीं थी कि उनके बेटे ने यहाँ पे शादी कर ली है। थोड़ा वक्त ऐसे ही गुजरता रहता है, कुछ 2-3 महीने यहाँ पे गुजर गए थे और इधर एक बार श्रेयस मीटिंग के तौर पर ट्रेन से ट्रैवल करते हैं और उनको यहाँ पर देहरादून जाना था। वो देहरादून गए तो जरूर लेकिन वहां से कभी लौट कर नहीं आए। रीजन इसका सबसे बड़ा ये था कि एक बार श्रेयस जो थे वो किन्हीं ख्यालों में यहाँ पर खोए हुए थे और ऋषभ भी उनके साथ में ही थे बेसिकली। तो ऋषभ के साथ में वो बात कर रहे थे और यही डिस्कस कर रहे थे कि निधि के पेरेंट्स को कैसे मनाया जाए, और इसको डिस्कस करते करते वो रेलवे ट्रैक के किनारे पर घूम रहे थे। अचानक से उनको यहाँ पर लगता है कि जो ट्रैक है उसको क्रॉस कर लेना चाहिए, क्योंकि सामने जो थी एक चाय की दुकान थी। तो ऋषभ जो थे वो तो फोन पे बात कर रहे थे और वो श्रेयस को कहते हैं एक काम कर, तू जाकर के पहले इधर ट्रैक को क्रॉस कर ले और चाय का ऑर्डर दे दे, मैं 2 मिनट में आता हूँ, मुझे अभी कॉल आई है। तो वो कॉल पे बात कर रहे थे एंड इसी दौरान जब इधर श्रेयस उस ट्रैक पे से गुजर रहे थे, अचानक से वो ट्रेन आती है और उनको कुचल के चली जाती है। पहले तो थोड़ी बहुत जो थी इधर रेल की पटरियां हिल रही थी, उससे अंदाजा तो हो गया था, लेकिन उस जगह पर इतना अंधेरा था कि दोनों में से किसी को अंदाजा नहीं हुआ कि ट्रेन यहां पर आ रही है और ना ही उसका हॉर्न सुनाई दे रहा था। फुल स्पीड में ट्रेन आई। श्रेयस को यहां पे अंदाजा हुआ कि उनका यहां पर एक्सीडेंट होने वाला है। वो वहां पर फटाफट से भागे, लेकिन इतने में ही वो ट्रेन से टकरा चुके थे। ट्रेन से टकराने के बाद इंस्टेंट उनकी डेथ हो गई। ज्यादा मतलब ये नहीं था कि उनके टुकड़े वगैरह हो गए हों, ऐसा कुछ नहीं था। बॉडी उनकी सही सलामत थी, लेकिन टक्कर ऐसी थी कि जिसके चलते उनकी डेथ हो गई। भागते हुए एकदम से ट्रेन ने उनको कुचल दिया था। श्रेयस की डेथ हो गई। ऋषभ ने बहुत डरते हुए निधि को यहाँ पे कॉल किया और निधि को उन्होंने इसके बारे में सब कुछ बता दिया। दरअसल जब श्रेयस और ऋषभ उस मीटिंग के लिए वहां पर गए थे, देहरादून गए हुए थे, तो इधर निधि ने अपने मन में ही प्लान बनाया था कि वो किसी भी तरीके से अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर लेंगी शादी से रिलेटेड। और उन्होंने अपने पेरेंट्स को यहाँ पर 3 से 4 दिन बहुत फोर्स किया और ये तक भी कह दिया कि अगर मेरी शादी श्रेयस से नहीं होगी तो मैं यहाँ पर सुसाइड कर लूंगी, और ये चीज आप लोग अपनी आंखों से देखेंगे। मेरा प्यार सिर्फ वही है और मैं उसी के साथ खुश रह सकती हूँ। पहले तो उनके पेरेंट्स ने यहाँ पे खूब मना किया, लेकिन बाद में वो भी मान गए थे। इधर निधि का ये प्लान था कि वो फोन करके श्रेयस को सारी की सारी बातें बताएंगी और वो एकदम से एक सरप्राइज देना चाहती थी कि श्रेयस जो है वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाए, और इसी के साथ साथ ऋषभ भी। लेकिन सरप्राइज तो वो तब देती जब श्रेयस यहाँ पे जिंदा होते। उनकी कॉल करने से पहले ही यहाँ पे ऋषभ की कॉल निधि के पास जाती है। निधि को वो सब कुछ बता देते हैं कि यहाँ पर श्रेयस की डेथ हो चुकी है, ट्रेन से कट गया है वो, और इसी के साथ साथ श्रेयस के पेरेंट्स को भी इसके बारे में बता दिया जाता है। निधि के पेरेंट्स जो अब तक श्रेयस से यहाँ पर काफ़ी चिढ़ते थे, उन्होंने श्रेयस को एक्सेप्ट कर लिया था और उससे मिलके बात करना चाहते थे। श्रेयस वापस नहीं आ सका। देहरादून के किसी हॉस्पिटल में उसकी लाश पड़ी हुई थी। वहां पर दोनों फैमिलीज आती हैं
और दोनों ही फैमिलीज श्रेयस की डेड बॉडी को देखकर काफ़ी रो रही थी। काफ़ी गंभीर चोटें उसको लगी थी और देखकर ऐसा लग रहा था कि काफ़ी बुरी तरह उसे कुचला गया है, लेकिन कहीं पर भी उसके बॉडी के यहाँ पे टुकड़े वगैरह नहीं हुए थे, पीसीज नहीं हुए थे, ऐसा कुछ उसके साथ नहीं हुआ था। निधि वहां पर जाती है और फूट फूट कर रोना शुरू कर देती है। वो इधर श्रेयस का जो हाथ होता है उसको पकड़ती है, ऐसे श्रेयस का हाथ पकड़ती है, और ये चीज जो थी ऋषभ ने खुद देखी थी। श्रेयस का हाथ निधि ऐसे पकड़ती है और अचानक से जो श्रेयस का हाथ होता है वो ऐसे लॉक हो जाता है, अपने आप लॉक हो जाता है। तो इसको देखते निधि बहुत तेज कांप जाती है, डर जाती है कि ये हुआ क्या, आखिर ये उनके साथ क्या हो रहा है। और ये चीज दोनों परिवार वालों ने भी देखी थी, कोई इल्यूजन नहीं था जो यहां पर सिर्फ निधि देख पा रही थी या ऋषभ देख पा रहे थे, नहीं, ये सब लोग देख रहे थे, सबके सामने ये चीज हो रही थी। जैसे ही ऐसा हुआ, निधि ने अपने हाथ को यहां से छुड़ाया और उसकी ग्रिप जो होती है बेसिकली उसको यहां पर खोला और अपने हाथ को आजाद कराया। डॉक्टर्स ने बताया कि जो बॉडी होती है वो स्टिफ हो जाती है और इसी के चलते अगर उसको ज़्यादा छेड़ा जाता है तो वो उसी पोजीशन में ऐसे स्टिफ रह जाती है। तो शायद से जो इधर श्रेयस की बॉडी है वो स्टिफ हो गई थी। पहले तो उनके घर वालों को लगता है कि शायद से इसके ऊपर कोई आत्मा वात्मा आ गई, लेकिन डॉक्टर के कन्विंस करने के बाद में वो मान चुके थे कि ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा चलो ठीक है। श्रेयस की डेथ हो चुकी थी, निधि काफ़ी सदमे में थी, ऋषभ भी प्रॉब्लम में ज़रूर थे और ऐसे ही इनकी ज़िंदगी बीत रही थी। सब कुछ ज़िंदगी में अच्छा तो नहीं लेकिन ठीक ज़रूर चल रहा था। निधि ने यहाँ पे कुछ 5 से 7 दिन तक अपने ऑफिस को अटेंड नहीं किया, लेकिन कब तक किसी के आप शोक मनाएंगे। थोड़े दिनों के बाद उन्होंने वापस से ऑफिस ज्वाइन कर लिया और ऋषभ जो थे वो तो इधर रेगुलरली ऑफिस आ ही रहे थे, कुछ 1-2 दिन उन्होंने ऑफ लिया होगा। सब कुछ ठीक चल रहा था। श्रेयस की डेथ हुई थी 26 मई 2014। इस डेट को आप याद रखिएगा क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है। 26 मई 2014 को श्रेयस की डेथ हो चुकी थी। उनकी डेथ के 2 महीने तक तो इधर बहुत मातम का माहौल रहा, लेकिन उसके बाद सारी चीज़ें नॉर्मल होनी शुरू हो गई थी। कहीं ना कहीं निधि भी नॉर्मल होनी शुरू हो गई थी। 2 महीने के बाद में घर वालों ने कहा, बेटा कब तक आखिर उसकी मौत का मातम मनाओगे, कोई ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी शादी उससे हुई हो। तो निधि अपने घर वालों की तरफ देखती है ऐसे, और वो कुछ नहीं बोल रही थी। थोड़ी देर, कुछ 1-2 सेकंड तक उन्होंने अपने फादर के साथ में आई कांटेक्ट बनाया और उसके बाद वापस चुपचाप बैठ गई। उनके फादर ने कहा, बेटा मैं एक लड़के को जानता हूँ, काफ़ी अच्छा लड़का है, तुम्हें खुश रखेगा, एक बार मिलने में कोई हर्ज नहीं है, अगर तुम्हें शादी नहीं करनी तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बार उससे मिल ज़रूर सकते हो। तो निधि ने भी सोचा चलो कोई बात नहीं, मैं अपने पेरेंट्स का दिल रखने के लिए एटलीस्ट इतना तो कर ही सकती हूँ। उन्होंने मिलने के लिए रजामंदी दे दी। जिस दिन निधि को उस लड़के से मिलना था, अचानक से निधि की तबीयत काफ़ी ख़राब होनी शुरू हो गई। उन्हें बहुत तेज़ बुखार होने लगा और इसी के साथ साथ उन्हें उल्टियाँ लगनी शुरू हो गई। तो डॉक्टर को बुलाया गया और इसी के साथ साथ उनको दवाइयाँ दी गई। कमाल की बात यह है कि दवाइयों से वो सही हो गई। ऐसा नहीं कि उनकी बीमारी लगातार चले जा रही हो, नहीं, वो दवाई से ठीक हो चुकी थी। और इसके बाद वो उस लड़के से मिल करके आई। कुछ 2-4 मीटिंग्स और हुई होंगी और उसके बाद रिश्ता फाइनल हो गया। रिश्ते की डेट निकल आई 1 महीने बाद की। 1 महीने बाद उन दोनों की यहाँ पर शादी थी और वो लोग इस चीज़ को लेकर काफ़ी खुश थे। अभी भी घर में खुशी का माहौल था, लेकिन जिस दिन यहाँ पर रिश्ता तय हो चुका, उस दिन जब निधि घर पर वापस आई तो उन्हें एक अलग ही किस्म की मनहूसियत अपने कमरे में महसूस होने लगी, जैसे कि कोई लगातार उन्हें यहाँ पर ताड़ रहा है, देख नहीं रहा, ताड़ रहा है और बहुत गुस्से में है। इतने गुस्से में कि आज जैसे वो निधि को यहाँ पर मार ही डालेगा, वो बहुत गुस्से में है। निधि अपने पेरेंट्स से इसके बारे में जिक्र करती है और कहती है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो घर वाले सोचते हैं कि अभी भी ये श्रेयस की मौत के गम में ही है। तो उनके पेरेंट्स कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, तुम एक काम करो, हमारे रूम में शिफ्ट हो जाओ और आज रात तुम हमारे रूम में सो जाओ, और तुम्हें वहां पर भी अगर ऐसा कुछ लगे तो हमें ज़रूर बताना। कमाल की बात इधर ये आती है कि वहां पर भी निधि को वो मनहूसियत फील हो रही थी, लेकिन वो अपने पेरेंट्स को अब ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी। शायद उनके पेरेंट्स उन्हें पागल समझते या कुछ इसी तरीके से, तो वो दुखी नहीं करना चाहती थी और उन्हें लग रहा था कि शायद ये उनके मन का ही वहम है।
अगले दिन वो अपने पापा से पूछती हैं, पापा आपको मेरे कमरे के अंदर कुछ ऑड फील हुआ? उन्होंने कहा नहीं बेटा, मुझे कुछ अजीब नहीं लगा, शायद तुम्हारे मन का वहम होगा। निधि को भी लगा हाँ ऐसा ज़रूर हो सकता है, और इस चीज़ को उन्होंने आया गया सा कर दिया कि इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। उस दिन वो ऑफिस गई और सभी लोगों को अपने रिश्ते की बात उन्होंने बता दी। जब उन्होंने सभी लोगों को अपने रिश्ते की बात बताई, सब लोग काफ़ी खुश थे। निधि भी खुश थी क्योंकि उनको वो लड़का पसंद आ गया था। वो पानी पीने के लिए जा रही थी और जब वो पानी पीने के लिए वहां पर गई, अचानक से उनका पैर यहां पे स्लिप हो गया और उनके पैर में काफी तेज चोट आ गई। जब दिखाया गया तो मालूम चला कि जो पैर का मांस होता है वो यहाँ पे फट चुका है, मतलब इधर जो है मसल टीयर हो चुकी है। तो वो उनको यहाँ पर प्रॉब्लम हो गई थी, जिसके चलते वो ऑफिस भी अगले कुछ 7 से 10 दिन तक अटेंड नहीं कर सकती थी। लेकिन फिर भी उन्होंने इस चीज पर ध्यान नहीं दिया। सिलसिला कुछ इसी तरीके से चलता चला गया और कुछ 5 से 6 दिन बाद, मतलब इन 5 से 6 दिनों में किसी ने भी घर में शादी का जिक्र किसी और से नहीं किया, बाहर वालों से नहीं किया, या ये नहीं कहा कि शादी के लिए क्या क्या तैयारियां करनी है, जो भी उनका रीजन रहा होगा। तो उन्होंने इन 5 से 6 दिनों में शादी का जिक्र किसी से भी नहीं किया। और इन 5 से 6 दिनों के अंदर उनके घर के अंदर कुछ भी अजीब नहीं हुआ, सब कुछ ठीक चल रहा था। कुछ यहां पर शादी के लिए 21 या 22 दिन ही रहे होंगे कि इधर जो थी निधि, वो अचानक से पागल होना शुरू हो गई। पागल इन द सेंस, वो अपने कमरे में बैठ करके बहुत तेज तेज हंसने लगती, जैसे उनके ऊपर कोई दौरा पड़ गया हो। कभी बहुत तेज तेज रोने लगती, और इसी के साथ साथ जो उनका पैर था, जो अभी ही लगभग ठीक हुआ था, उसको वो दीवार पे तेज तेज मारना शुरू कर देती। दर्द में करहाती, उसके बावजूद भी तेज तेज मारती, जैसे कि कोई जबरदस्ती उनसे वो काम करवा रहा हो उनकी मर्जी के खिलाफ। लेकिन वो फिर भी उस काम को अंजाम देती। क्या चल रहा था उनके साथ में किसी को समझ नहीं आ रहा था। अचानक से निधि की तबीयत इतनी ज्यादा खराब कैसे हो गई, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। यहां तक भी घर वालों को लगा कि चलो कोई बात नहीं, इस चीज को आया गया सा करा जा सकता है। लेकिन उसके बाद में हालत और बुरी होने लग गई। निधि ने यहां पर अपने बालों को काटना शुरू कर दिया, जो उनके लंबे बाल थे, जिसको देख करके श्रेयस काफी खुश होता था और कहता था कि तुम्हारे बाल तुम्हारी यूएसपी है। इतने ज्यादा सुंदर बाल और इतने बड़े लंबे बाल किसी भी लड़की के नहीं होंगे जो तुम्हारे हैं। उन्हीं को काट काट करके कैंचियों से इधर निधि ने छोटा कर डाला और अपने कटे हुए बालों को देख करके बहुत तेज तेज हंसने लग गई। घर वाले इस चीज को देख करके काफी चिंता में थे। लेकिन एक दिन तो हद ही पार हो गई, जिस दिन निधि ने यह बोल डाला, वो मुझे छोड़ेगा नहीं, मेरे से प्यार करता है, वो मुझे लेने आएगा, तुम्हें जो करना है कर लो, मैं उसी की हूं, उसी की रहूंगी, वो मुझे लेके जाएगा, तुम जो कर सकते हो, जिसके पास भी लेके जा सकते हो ले जाओ, लेकिन वो आएगा जरूर, और जब वो आएगा वो मुझे लेके जाएगा। निधि ये बात बोलती है और बेहोश हो जाती है। होश में आने के बाद वो बस यही कहती थी, मम्मी हमें शादी के लिए यहाँ पे शॉपिंग करने जाना है, चलो। घर वाले इस रवैये को देखकर बहुत परेशान थे कि ये दो तरह का रवैया आखिर है क्या। एक जगह पर तो लड़की चिल्ला रही है, अपने बाल काट रही है, और इसी के साथ साथ एक जगह पर बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रही है। उन्होंने यहाँ पर एक पंडित को बुलाया और उससे कहा कि आप इस लड़की को देखिए और बताइए हमें, क्या इस लड़की के ऊपर कोई ऊपरी चक्कर है, या वो लड़का जो था बेसिकली श्रेयस जो था, उसकी आत्मा ही है क्या। क्योंकि इस इंसिडेंट के बाद से, जब से निधि ने ये बात बोली थी कि वो मुझे लेके जाएगा, घर वाले अब चुप नहीं बैठ सकते थे। उन्होंने लड़के वालों को कुछ नहीं बताया था। निधि को वो बहुत एग्जामिन करते हैं और निधि से पूछते हैं, बेटा तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, तुमने कुछ उल्टा खाया था, या तुमने यहाँ पर किसी टोटके को हाथ लगाया था, किसी ने तुम्हें कोई गिफ्ट दिया था जिसके चलते ऐसा हो गया हो। क्योंकि जब उन लोगों का यहाँ पे रिश्ता पक्का हुआ था तो सगाई में भी गिफ्ट्स वगैरह एक्सचेंज होते हैं, उस वक्त पर किसी ने कुछ दे दिया हो, या घर वाला कोई आकर के यहाँ पे टोटका कर गया हो। क्योंकि निधि जो थी काफी सक्सेसफुल थी अपनी जिंदगी में और सुंदर भी थी। निधि कहती है, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, ना ही वो कोई लॉकेट पहना करती थी, ना ही उनके हाथ पे कुछ बंधा हुआ होता था, ऐसा कुछ नहीं था। घर वालों ने भी कहा, नहीं पंडित जी ऐसा कुछ नहीं हुआ। पंडित जी ने यहाँ पे कुछ 1.5 से 2 घंटे तक इधर निधि को एग्जामिन किया, और इधर जो बेसिकली ऋषभ थे
वो लगातार इधर निधि की फैमिली के कांटेक्ट में थे, तो उनको ये बातें मालूम चलती रहती थी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ऋषभ भी उधर मौजूद थे। निधि बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रही थी, जैसे उनके ऊपर कुछ हुआ ही ना हो। वो बिल्कुल नॉर्मल यहाँ पे बिहेव कर रही थी। और इसी के साथ साथ पंडित जी कह देते हैं, देखिए जजमान, मुझे लगता है लड़की के ऊपर कोई भी ऊपरी चक्कर नहीं है। अगर पैसे बनाने वाली बात होती तो मैं ये बात बोल देता कि लड़की के ऊपर ऊपरी चक्कर है, इसके आप उतारा करवाइए। ऐसा कुछ नहीं है, लड़की आपकी नॉर्मल है। और ये आप जो है खामा खामे इधर भ्रम पाल के बैठे हैं, लड़की बिल्कुल नॉर्मल है। उन लोगों को दिल में ये तसल्ली हुई, लेकिन इसके बाद में निधि जो थी वो एक स्टेप और फर्दर आगे बढ़ना शुरू कर देती हैं। वो यहाँ पर वही गाना गुनगुनाना शुरू कर देती हैं जो यहाँ पर श्रेयस उनके लिए गाया करता था। घर वालों को इसके पीछे का रीजन नहीं पता था कि आखिर निधि इस लाइन को क्यों गा रही है। खैर, ये बात उनको बाद में पता चलती है कि इसके पीछे का रीजन क्या है। ये भी जो चीजें थी ये इतनी बड़ी नहीं थी कि इसको लेकर के उन्हें कोई शंका हो, लेकिन एक दिन तो निधि ने हद ही पार कर दी। वो यहां पर बहुत बुरी तरह चिल्लाना शुरू कर देती हैं अपने कमरे में। किसी चीज को देख करके वो चिल्लाए जा रही थी, लगातार वो चिल्लाए जा रही थी और वो बहुत ज्यादा इधर जो थी परेशानी में थी। घर वालों ने इधर किसी दूसरे पंडित को दिखाना सही समझा और जब वो किसी दूसरे पंडित के पास यहां पर गए तो उन पंडित जी ने भी उनको देखने के बाद यही बात बोली कि आपकी लड़की बिल्कुल नॉर्मल है, इसके ऊपर कोई ऊपरी चक्कर है ही नहीं। न जाने क्या हो रहा था निधि के साथ, वो सच में पागल हो रही थी या उनके मन का ये वहम था, उनके घर वालों के मन का वहम, लेकिन कुछ ना कुछ अजीब जरूर था उनके साथ में। घर वालों को इधर लगता है कि चलो कोई बात नहीं, हम एक लास्ट ट्राई कर लेते हैं, इधर इनको किसी साइकाइट्रिस्ट पे दिखाते हैं, क्योंकि किसी ने कंसल्ट किया था। वो एक साइकाइट्रिस्ट के पास जाते हैं और उनको भी दिखाते हैं। साइकाइट्रिस्ट कहते हैं, आप एक काम कीजिए, एक छोटी सी तरकीब है मेरे पास, इनका जो रिश्ता है वो तोड़वा दीजिए और कह दीजिए कि बेटा तू यहां पर अपने हिसाब से शादी कर, जो लड़का तुझे पसंद हो उससे शादी कर, और फिर देखिए क्या इस लड़की के बिहेवियर में कोई चेंज आता है। अगर ऐसा होता है तो आप इस बात को समझ लीजिएगा कि इस लड़की के साथ में जो है कोई ऊपरी चक्कर नहीं है, इसको कोई ना कोई मेंटल प्रॉब्लम ही है। घर वालों को यह बात काफी लॉजिकल लगी। उन्होंने उस लड़के से रिश्ता तोड़वा दिया और निधि को कहा, बेटा तुझे जिससे शादी करनी है तू उससे शादी कर। निधि इस चीज को सुनकर के काफी दुखी थी, क्योंकि उनको वो लड़का पसंद था। अब वो ये जिद ठान बैठी, मम्मी मुझे तो उसी से शादी करनी है, आपने रिश्ता क्यों तोड़वाया। घर वाले इस बिहेवियर को देख के बहुत परेशान थे, लेकिन कुछ 5-7 दिन बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। निधि का पागलपन अब दूर हो चुका था, सब कुछ यहाँ पे नॉर्मल हो चुका था। घर वालों को लगा कि निधि यहाँ पर नाटक कर रही थी और अब जो है सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन ये सिर्फ उनका वहम था। वक्त बीतता है, कुछ 10 महीने इस इंसिडेंट को हुए हुए बीत जाते हैं। घर में पूरी शांति थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। 10 महीने के बाद में न जाने निधि को क्या होता है, वो वापस से वही पागलों की तरह बिहेव करना शुरू कर देती है। अब तो किसी ने कोई शादी भी नहीं रखवाई थी या किसी ने यह भी नहीं कहा था कि जबरदस्ती रिश्ता कर लो, कुछ भी नहीं था। निधि को ये प्रॉब्लम हो क्या गई थी और अब ये जो प्रॉब्लम थी ये एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुकी थी। वो यहां पर अपने आप को कांच के टुकड़ों से हर्ट करना शुरू कर चुकी थी। कांच के टुकड़े जो होते हैं वो अपने हाथों में गाड़ना उन्होंने शुरू कर दिया था, पेन दिया करती थी बेसिकली वो अपने आप को। घर वालों को ये चीज समझ नहीं आ रही थी कि क्या है। वो दोबारा से एक पंडित जी पे जाते हैं जो उस जगह के बेसिकली काफी जाने माने पंडित थे, उनके पास में हो जाते हैं। पंडित जी को ये चीज देख करके एक अंदाजा हो जाता है कि इस लड़की के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर है। घर वाले या तो कोई बात छुपा रहे हैं या ये लड़की कुछ ना कुछ छुपा रही है। वो कहते हैं, आप एक काम कीजिए, जितनी भी यादें इसकी श्रेयस से जुड़ी हुई हैं वो यादें आप मेरे पास लेकर आइए। कहने का मतलब क्या है कि कोई डायरी अगर उसने दी हो, कोई गिफ्ट उसने दिया हो, या कभी निधि ने कुछ बताया हो उसके बारे में जो वो अपने साथ लेकर आई हो, वो सारी चीज़ें। तो हाँ, एक दो चीज़ें ज़रूर थी, जैसे वैलेंटाइन पे एक टेडी बियर होना, या फिर कुछ इधर एक बॉक्स था जिसमें निधि जो थी अलग अलग तरीके की इधर फ्लावर्स को कलेक्ट करके रखा करती थी, वो बॉक्स था, वो सब कुछ था। इधर वो सारी चीज़ें उन पंडित जी के पास आ चुकी थी। पंडित ने निधि को सामने बिठाया और कहा, सच सच बता,
तू कौन है? तू श्रेयस ही है ना? और इसकी बॉडी के अंदर तू क्या कर रहा है? तुझे मुक्ति नहीं मिली है तो तू बता। इस लड़की को अकेला छोड़ दे, ये तेरी दुनिया नहीं है। यहां से चुपचाप चला जा, वरना अंजाम तेरा बहुत बुरा होगा। निधि उस पंडित को बस ऐसे ही देख रही थी कि जैसे ये क्या बातें कर रहा हो। कोई भी आदमी जिसके अंदर सेंस होगी वो ऐसी बातें नहीं करेगा। निधि कहती है, पंडित जी आप पागल हो चुके हैं, ये आप क्या बातें कर रहे हैं भूत प्रेत की, क्या हो गया? पंडित कहता है, तुम्हें अपनी हालत दिखाई नहीं देती? तुमने अपने हाथों के अंदर यहां पे कांच गाड़ लिया है। तो निधि कहती है, वो तो मैं सो रही थी, सोते सोते जो बोतल थी वो अचानक से टूट गई और मैं बिस्तर से नीचे गिर गई तो एक कांच कट गया। इसके अंदर पागल होने वाली कैसी बात है? और वो कहता है कि तुमने अपने बाल भी काटे थे। उसने कहा, हाँ, वो बाल जो थे वो मुझे श्रेयस की याद दिलाते थे, तो इसी के चलते मैंने अपने बाल काट डाले। और उसके बाद आप ही पूछ लीजिए मेरे घर वालों से, सब कुछ ठीक हो गया या नहीं? तो पंडित कहता है, ये तो बड़ी अजीब सी बात है, ये लड़की के अंदर तो देखकर ऐसा लग रहा है कि कोई भूत प्रेत है ही नहीं, कोई आत्मा है ही नहीं। पंडित इधर कहता है, एक लास्ट ऑप्शन जरूर है इस लड़की के अंदर इस चीज को जानने के लिए कि इसके अंदर कुछ है या नहीं। वो इधर जो टेडी बियर होता है उसको उठा करके हवन की अग्नि में डाल देता है और वो जो बॉक्स होता है उसको भी उठाकर डाल देता है। निधि इधर थोड़ा दुखी होती है और उस पंडित पे चिल्लाती है कि तुमने ये क्या कर दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये काम करने की? लेकिन ये बिहेवियर देख करके भी पंडित जी को ये चीज लग रही थी कि हाँ, ये पोजेस्ड नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं बिहेव कर रही है कि जिसके चलते ये कहा जा सके कि इसके ऊपर कोई आत्मा हावी है। वो कुछ भी यहां पर अजीब नहीं कर रही थी। पंडित जी को बहुत अजीब लगा क्योंकि सारे उनके पैतरे फेल होते हुए उनकी आंखों के सामने आ रहे थे। निधि के अंदर कोई भूत था ही नहीं, कोई ऊपरी चक्कर था ही नहीं, और वो दूसरों के सामने बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करती थी। घर वालों के सामने वो पागलपन जरूर आता था। घर वालों ने यहां पर कई बार जो होता है कि कैमरे से भी रिकॉर्ड करने की कोशिश की। जब भी कैमरा वो ऑन करते थे या फिर मोबाइल के कैमरे से रिकॉर्ड करते थे तो निधि बिल्कुल अच्छे से बात करती थी और हमेशा यही बात बोलती थी कि आप ये क्या कर रहे हैं। घर वाले कभी भी किसी को ये सच बता ही नहीं पाते थे कि निधि के साथ हो क्या रहा है, लेकिन वो बार बार एक बात बोले जा रही थी कि वो मुझे लेने आएगा, तुम लोग देखते रह जाओगे, वो मुझे लेकर जाएगा। और ये बात जो थी वो हमेशा पोजेस्ड होने के बाद या फिर कह सकते कि जो उनकी मेंटल बीमारी थी उसके चलते वो बात बोला करती थी। और ये जो चीज़ थी ये उन्होंने रेगुलर इंटरवल्स पे बोलना शुरू कर दिया था। पहली बार जब उनके साथ ये चीज़ हुई थी तो वो सिर्फ 1 या 2 बार ही उन्होंने बोला, लेकिन अब वो दिन के अंदर 3 से 4 बार इस चीज़ को रिपीट करती थी और दिन प्रतिदिन इस चीज़ की इंटेंसिटी बढ़ती चली गई। अब वो लगातार यही बात बोलती थी, वो मुझे लेने आ रहा है, वो आ चुका है, वो लेके जाएगा, तुम देखते रहोगे, तमाशा देखोगे तुम लोग, वो लेकर जाएगा। पंडित जी ने इधर अपना आखिरी पैतरा आजमाने की कोशिश की। उन्होंने एक छड़ी उठाई और उससे कहा कि मैं इस लड़की को हिट करूंगा और लगातार उस लड़के का नाम लूंगा और कुछ मंत्र यहां पर पढ़ूंगा। अगर इस लड़की के अंदर कोई आत्मा होगी तो वो बाहर निकल करके बात जरूर करेगी। ये पंडित जी ने प्लान बना रखा था। वो यहाँ पे कुछ मंत्र पढ़ते हैं और इसी के साथ में जो भभूति होती है वो आग के अंदर फेंकते हैं और इसी के साथ में उसको हिट करने वाले होते हैं कि निधि उस छड़ी को पकड़ लेती है और गुस्से भरी नजरों से बोलती है, पंडित जी दूर हो जाओ मुझसे, मुझे मारने की जरूरत नहीं है, तुम सभी को जेल करवा दूंगी, ये जो तुम काम कर रहे हो ना ये इलीगल है। और अपने घर वालों को भी कहती है, परेशान करना बंद करो, मुझे बहुत हो चुका तुम्हारा, और अब ये हरकतें बंद कर दो। जो तुम्हें लग रहा है ना कि मैं पागल हूं, मैं पागल नहीं हूं, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। उसे याद ही नहीं रहता था कि उसने आखिर यहां पे किया क्या है। पंडित जी कह देते हैं, आप इस लड़की को लेकर चले जाइए, मुझे नहीं पता ये पोजेस्ड है या नहीं, और देखकर ऐसा लगता है कि ये लड़की या तो मेंटली पागल है, लेकिन पोजेस्ड तो ये बिल्कुल नहीं लग रही। अब वो ये बात लगातार बोला करती थी, वो मुझे लेने आ रहा है, लेकर जाएगा, मुझे लेने आ रहा है, लेकर जाएगा। इसी के साथ साथ वो यहाँ पर लगातार हंसा करती थी, बहुत तेज तेज हंसा करती थी अपने कमरे में, और अचानक रोना शुरू कर दिया था। और कभी कभी वो यहाँ पर पागलों की तरह नाचा भी करती थी, लेकिन जब भी उसके घर वाले उसको रोकने की कोशिश करते तो वो रुक जाया करती। ऐसा नहीं कि उनको मारती थी, पीटती थी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करती थी। एक दिन एक इंसान उनके घर पे आता है
और कहा जाता था उस इंसान के बारे में देख करके कि उस इंसान को, किसी इंसान की भी हालत देखकर ये अंदाज़ा हो जाता है कि ये इंसान जो है, इसके ऊपर कोई ना कोई प्रेत आत्मा या फिर ऊपरी चक्कर हो रखा है। नहीं, वो निधि की तरफ देखता है और उसके बाद में अपने घर वालों को कहता है, आप एक काम कीजिए, राजस्थान में एक बाबा बैठते हैं, उन बाबा को यहाँ पर लेकर आइए, क्योंकि ये लड़की किसी भी हालत में राजस्थान नहीं जाएगी। अगर आप इसे लेकर जाना चाहेंगे तो ये मना कर देगी, ज़ोर ज़बरदस्ती आप कर नहीं पाएंगे। आप उन बाबा को यहाँ बुलाइए, वो इस लड़की को बिल्कुल ठीक कर देंगे। घर वाले सोचते हैं एक बार फिर भी निधि से पूछ लिया जाए। वो निधि से कहते हैं, बेटा हम राजस्थान जा रहे हैं घूमने के लिए, तो चलोगी हमारे साथ? निधि ने कहा, नहीं पापा, मुझे ऑफिस का काम है और मैं नहीं जा सकती। ऑफिस के लोगों के लिए भी सब कुछ नॉर्मल था। इधर ऋषभ भी देखते थे तो हालत बिल्कुल नॉर्मल रहती थी, लेकिन चोट ज़रूर उनके हाथों पे लगी रहती थी, वही कांच के टुकड़ों की चोट। वो कहते ठीक है। घर वाले समझ चुके थे जो उस इंसान ने यहाँ पर कहा था कि निधि आपके साथ नहीं जाएगी, आप चाहे कितनी कोशिश कर लेना, वो नहीं जाएगी। निधि वहाँ पर नहीं गई और घर वालों ने सोचा हम उस बाबा को यहाँ पर बुलाएंगे। वो लोग यहाँ पर 24 मई 2015 को राजस्थान के लिए निकल जाते हैं। 2 दिन के लिए वो राजस्थान गए थे और इन 2 दिनों के दौरान वो लगातार निधि से यहाँ पर बात कर रहे थे कि बेटा तुमने खाना खाया है नहीं। निधि नॉर्मल बात कर रही थी। एक बार 26 मई 2015 की बात है, रात के कुछ 8:12 निधि की वीडियो कॉल आती है अपने घर वालों के पास। निधि कहती है, आपने मेरा बहुत सम्मान रखा, आपने मुझे बहुत नाजों से पाला, मेरी सारी फरमाइशें पूरी करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरा जाने का वक्त आ चुका है। मैंने कहा था वो आएगा और मुझे लेकर जाएगा, तुम लोग सिर्फ तमाशा देखते रह जाओगे। वो आ चुका है और मेरा वक्त हो चुका है उसके साथ जाने का। ये बात बोलने के बाद में निधि यहाँ पर कॉल को डिस्कनेक्ट कर देती है। घर वाले दोबारा कॉल मिलाते हैं, कोई उधर कॉल नहीं उठा रहा था। वो लोग वापस से अपनी गाड़ी को मोड़ते हैं और उधर अपने घर पहुंच जाते हैं। अगले दिन सुबह दूसरी चाबी से वो गेट को खोलते हैं और इधर निधि की लटकती हुई लाश को देखते हैं। निधि मर चुकी थी, वो बच नहीं पाई थी। जो उसने कहा था वो हो चुका था। इसका मतलब कि श्रेयस की मौत के ठीक 1 साल बाद निधि भी यहां पे मर चुकी थी। निधि का वक्त 1 साल बाद का था और वो मर चुकी थी। और इसी के साथ साथ उनके घर वालों को लगातार ये चीज लगती थी कि हमारी लड़की पागल है। चलो मान लिया, लेकिन वो लड़की जब इधर फंदे पर लटकी हुई थी तो उसके चेहरे के ऊपर एक मुस्कान थी, दर्द नहीं था। अब जब भी कोई आदमी फांसी पर लटकता है तो वो तड़पता है और वो चीखना चाहता है, उसका गला घुट रहा होता है, लेकिन निधि के चेहरे के ऊपर एक मुस्कान थी। चाहे आदमी पागल हो, चाहे आदमी सही हो, दर्द तो सभी के लिए दर्द ही है। निधि यहाँ पर खुशी खुशी उस फांसी के फंदे पर झूल गई और उसके चेहरे के ऊपर वो मुस्कान देखी जा सकती थी, जैसे उसे कोई दर्द हो ही ना रहा हो। सब कुछ यहाँ पर हो चुका था। उनके घर वालों को कुछ भी समझ यहाँ पर नहीं आया, उनके साथ में आखिर ये ट्रेजेडी हुई तो हुई कैसे। ऋषभ के मन के अंदर एक चीज, एक राज छुपा हुआ था जो उन्होंने कभी भी घर वालों को नहीं बताया था। वो जाते हैं और घर वालों को सारी बात सच सच बता देते हैं कि इन दोनों ने पहले से ही शादी कर ली थी, भागकर ये लोग शादी कर चुके थे। समाज के अंदर ये इस तरीके से दिखाते थे कि ये अनमैरिड हैं और ये आप लोगों का ट्रस्ट जीत करके उस शादी को रिवील करना चाहते थे। जहाँ तक कि श्रेयस जो है उसने भी अपने पेरेंट्स को इसके बारे में कुछ नहीं बताया था और निधि की बात तो बहुत दूर की रही। जिस रात इधर श्रेयस का एक्सीडेंट हुआ उस रात ही निधि जो थी वो श्रेयस को इधर कॉल कर रही थी और बता रही थी कि उसके घर वाले मान चुके हैं शादी के लिए और वो वापस आकर के आपको ये सच बताता कि उन दोनों ने शादी कर ली है। और 26 मई 2014 को श्रेयस ठीक 8:12 पर उस ट्रेन से कट के मर चुका था और 26 मई 2015 को ठीक 8:12 पर ही इधर निधि ने अपने पेरेंट्स को वीडियो कॉल करी थी और उसके बाद का अंजाम आप जानते हैं। पहले तो जो इधर निधि के पेरेंट्स थे वो ऋषभ पे काफ़ी गुस्सा होते हैं और उसे बहुत भला बुरा सुनाते हैं, लेकिन क्या ही करते वो गुस्सा होकर के। उनको भी नहीं पता था कि उनकी बेटी ऐसा कदम उठा लेगी, ऋषभ को भी नहीं पता था
सभी को लगता था कि उसको एक प्रॉब्लम है या फिर वो मेंटली यहाँ पर अनस्टेबल हो चुकी है। लेकिन अगर मेंटली भी अनस्टेबल होती तो शुरुआत के 2 महीने में उसके साथ ये प्रॉब्लम हो रही थी, उसके बाद पूरे 10 महीने वो ठीक रही, फिर कुछ यहाँ पर 1 हफ्ते के अंदर अंदर उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि उसने सुसाइड कर ली। अगर कोई आदमी मेंटल पेशेंट होगा भी तो वो लगातार इस सिम्टम को यहाँ पर शो करेगा। लेकिन निधि के साथ ऐसा हुआ था, और जो उन्होंने उसकी लाश के ऊपर देखा था वो हंसी, वो कभी नहीं भुला सकते थे, क्योंकि ये कोई भी मेंटल पेशेंट नहीं कर सकता था। और इसी के साथ साथ जो उनके घर पे वो मेहमान आया था, उसने भी निधि की हालत देखकर ये बात बता दी थी कि इस लड़की के ऊपर कुछ ना कुछ तो दिक्कत है, जो आपको यहाँ पर एक पंडित जी से कंसल्ट करना चाहिए जो राजस्थान में बैठते हैं। तो ये पूरा का पूरा इंसिडेंट हुआ, और जो इधर श्रेयस ने कहा था वो उसने करके दिखाया। ऋषभ ने यह भी बताया कि इन्होंने शादी के वक्त पे सचमुच जीने मरने की कस्में खाई थी। ये कहते थे कि हम में से अगर कोई मर भी जाएगा ना, तब भी वो बेइंतहा मोहब्बत दूसरे से करेगा। शायद श्रेयस ने ये जो बात बोली थी, ये सचमुच उसने यहाँ पर अप्लाई करी थी। और वो जो हाथ वाली बात थी, जो हाथ यहाँ पर मुड़ गया था, उसको भी आज घर वाले सोचते हैं, और उनको सोच करके यही लगता है कि वो हाथ जो था वो यहाँ पर ऐसा नहीं कि किसी साइंटिफिक रीज़न के चलते अपने आप मुड़ा हो, वो सचमुच उधर श्रेयस ने निधि का हाथ पकड़ा था, ऐसा उनको लगता है। पर इसका कोई प्रमाण उनके पास में नहीं है, इसको किसी भी तरीके से वो सच साबित कर भी नहीं सकते, और दुनिया वालों को क्या ही बोलेंगे। खैर, यहाँ पर जो है इधर निधि की कहानी पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, और निधि जो थी वो इस दुनिया से चली गई, और घर वाले सिर्फ यहाँ पर मातम मनाते रह गए, वो बचा नहीं पाए। जबकि निधि ये बात बोलती थी कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, वो मुझे लेकर जाएगा। तो ये थी पूरी की पूरी कहानी एक मरे हुए आशिक की, कि मरने के बाद में भी उसने अपनी प्रेमिका का यहाँ पर साथ नहीं छोड़ा। वो वापस आया, और वापस आकर के उसने उस लड़की की जान ली, और उसके बाद में उसकी आत्मा को अपने साथ लेकर गया। आज इस इंसिडेंट को यहाँ पर 8 साल हो चुके हैं, और कहीं ना कहीं जो इधर निधि के पेरेंट्स हैं वो इस दुख से आज भी बाहर नहीं आ पाए हैं। कोशिश बहुत करते हैं वो, लेकिन वो इस दुख के दलदल से बाहर नहीं आ पाते। 8 साल के अंदर एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि निधि उनके सपने में आई हो, या फिर कोई इनडायरेक्ट इंडिकेशन दिया हो, उसने ये बोला हो कि उसको मुक्ति नहीं मिली है, या श्रेयस ने कभी अपने पेरेंट्स से बात करी हो या ऋषभ से बात करी हो। कुछ ऐसा नहीं हुआ। वो लोग ये चीज़ मान चुके हैं कि उन लोगों को यहाँ पर शांति मिल चुकी है। श्रेयस की जो आत्मा थी वो शांत इसीलिए ही नहीं थी क्योंकि वो निधि को पाना चाहती थी। निधि को पाने के बाद में उसको भी यहाँ पर मुक्ति मिल चुकी है। ये चीज़ वो लोग मन में ठान चुके हैं। तो ये पूरा का पूरा इंसिडेंट जो था ये घटा था निधि के साथ में और उसकी फैमिली के साथ में, जिसे ऋषभ ने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया था। खैर, ये तो थी पूरी की पूरी कहानी। अगर आपके पास में भी कोई ऐसा ही रियल हॉरर और क्रीपी इंसिडेंट है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरी जीमेल आईडी पर, यहाँ ऊपर आपको दिखाई दे रही होगी। इसी के साथ साथ आप उसे मेरी इंस्टा आईडी पर भी शेयर कर सकते हैं। दोनों का ही लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप कर दूंगा। दोनों ही प्लेटफॉर्म्स में से जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप कंफर्टेबल हों वहाँ पे जा कर के अपनी स्टोरी मेरे साथ साझा कर दीजिए। जैसे ही आपकी स्टोरी मुझे मिलेगी उसके ऊपर एक दिन एक सेपरेट वीडियो मैं बना डालूंगा। आपकी स्टोरी का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा मुझे, और आप मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये स्टोरी पसंद आई है या नहीं। बस रिक्वेस्ट आपसे इतनी है कि जब भी अपनी स्टोरी को भेजें तो जितना डिटेल में हो सकता है उतना डिटेल में भेजिए, ताकि उन इवेंट्स को जब मैं लोगों के सामने रखूं तो उसी सही तरीके से मैं रख सकूं जिस तरीके से आपने मुझे उन्हें भेजा है। अगर आपको टाइप करने में प्रॉब्लम है तो वॉइस मैसेज के द्वारा भी अपनी स्टोरी मुझे भेज सकते हैं इंस्टाग्राम पे। तो ये थी पूरी की पूरी कहानी। तो आज की वीडियो के अंदर तो बस इतना ही था। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलता हूँ जल्द ही आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।